क्लास 9 पार्ट 1, नाम लिखिए स्टोन एज। पाषाण युग, पैलियोलिथिक सेटलमेंट, पूरा पाषाण युग, व्यवस्थाएं, पैलियोलिथिक सेटलमेंट, पूरा पाषाण युग, व्यवस्थाएं, लाइफ वे, जीवन का तरीका, मीजोलिथिक एवं मध्य पाषाण, एंड मीजोलिथिक एवं मध्य पाषाण। तो इसके अंदर प्री और प्रोटो हिस्ट्री आती है, ठीक है। 2 टाइप की हिस्ट्री होती है, 3 टाइप की हिस्ट्री, थोड़ा सा ध्यान दे लो पहले। एक को कहा जाता है प्री हिस्ट्री, एक होती है प्रोटो हिस्ट्री, इसे हिंदी में कहा जाता है प्रागैतिहासिक, इसे कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक, और फिर आती है हिस्ट्री, ठीक है। तीनों में फर्क है। तीनों में क्या फर्क है? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक का मतलब होता है कि कोई भाषा नहीं थी, ठीक है। भाषा थी भी तो हमें उसका ज्ञान नहीं है, मतलब स्क्रिप्ट जो होती थी वो नहीं होती थी। ऐसे समय को क्या बोला जाता है? प्रागैतिहासिक काल। प्रोटो यानी आद्य ऐतिहासिक काल में क्या आएगा? स्क्रिप्ट होंगी, लिपि होगी, लेकिन क्या अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी हमें समझ नहीं होगी। और फिर आता है ऐतिहासिक, जिसमें स्क्रिप्ट भी होती है और हमें समझ में भी आती है। ये इतिहास के 3 पार्ट होते हैं। अब इसी पार्ट के अंदर बहुत सारे पार्ट घूमते चलते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, कांस्य युग, आईवीसी, ओके। इंग्लिश में अगर बोलूँगा तो बहुत सारे नए नए युग आ जाएंगे, जैसे कि पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, चैल्कोलिथिक, आईवीसी एंड सो ऑन। बहुत सारे पार्ट रहते हैं। तो अभी पहले पार्ट में तो हमें सिर्फ ये पढ़ना है। आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि हिस्ट्री जो होती है ऑप्शनल वाली, उसका जो पहला पेपर होता है उसके 2 सेक्शन होते हैं, ए और बी। तो हम केवल आज सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे कि ए में पूछा क्या जाता है। क्योंकि आपने पेपर देखा है, मैंने आपको भेजा था वो पेपर, तो उसमें आपने पहला पेज देखा होगा, तो उसमें तो रूल्स आ गए। रूल्स के बाद में आपको कुल मिला के 9 प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। उसके अलावा पहला क्वेश्चन जो आता है वो बेस्ड होता है किस पे? मैप पे। और उसकी ताकत होती है कि वो कितने नंबर से भरा हुआ रहता है? 50 नंबर से। तो किस तरीके से वो पैटर्न बनता है और लगातार किस टाइप के क्वेश्चन किस किस फील्ड में कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं, वो अपन सब डिस्कस करने वाले और लिखने वाले हैं। तो आज सिर्फ पैटर्न बनेगा और कल से शुरू होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस न्यूलिथिक मीजोलिथिक हो गया, बस 2-4 लाइनें, हाँ 12,000 साल से लेके 10,000 साल तक ये था वो था, उसमें ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं चलेगा, ओके। तो थोड़ा सा सिंसियरली पढ़ लेंगे अपन उस चीज़ को। तो अब पेपर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक पेरिफेरल हिस्ट्री हमने पूरी डिस्कस कर ली है। पेरिफेरल मतलब जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है, उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, वो हमने डिस्कस कर ली है पूरी तरीके से, ठीक है। अब जनरल हिस्ट्री का समय शुरू, लिख लीजिए। वी विल डिस्कस ऑप्शनल पेपर पार्ट 1 सेक्शन ए। हम बात करेंगे वैकल्पिक प्रश्न पत्र पहले के भाग ए की। ब्रैकेट में एकदम फिक्स लिख लो, सोर्सेज आर इंपॉर्टेंट, स्रोत बेहद जरूरी हैं। मतलब ऑप्शनल पेपर का जो पहला भाग है, उसका पहला जो भाग है सेक्शन ए, उसमें क्या जरूरी रहेंगे? स्रोत। मैंने हमेशा से ये बोला है ना, सोर्सेज लिखने ही पड़ेंगे आपको हमेशा, ठीक। अब बेसिक पैटर्न तो आप सभी को पता है ना। ऑप्शनल पेपर के 2 भाग होते हैं, एक पहला ऑप्शनल और एक दूसरा ऑप्शनल। पहले ऑप्शनल में मैंने आपको बता रखा है एंशिएंट से लेके
मेडिवल इंडिया तक पूछा जाएगा, प्राचीन से लेके मध्यकालीन भारत तक। ऊपरी ऊपरी तरीके से मैंने इतना ही बताया, लेकिन इसके बीच में एक और चीज आती है, शुरुआती मध्यकालीन, अर्ली मेडिवियल, ये भी पढ़ना पड़ता है। प्राचीन, प्राचीन के बाद शुरुआती मध्यकालीन और फिर पूरा मध्यकालीन, ये तीनों चीजें पढ़नी पड़ती हैं। ओके, और सेकंड वाले में तो हम मॉडर्न में आ जाते हैं, तो उसकी बात तो आज अपन को करनी नहीं है, वो जब भी लेक्चर शुरू करेंगे उस वक्त बात स्टार्ट करेंगे। अब जो सेक्शन ए होता है, इस पूरे पेपर के भी दो सेक्शन होंगे, एक होगा ए और दूसरा होगा सेक्शन बी। पहला सेक्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 to 4, दूसरा रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 to 8। ठीक है, इस तरीके से ये चलेगा। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, पांचवा क्वेश्चन कंपलसरी है, मतलब करना ही है हर हाल में। पांचवा क्वेश्चन के अंदर कुल मिला के 5 क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे। पहले क्वेश्चन के अंदर नक्शा आता है और नक्शे में 20 चीजें पूछी जाती हैं, तो 50 नंबर का हुआ तो 20 चीजें पूछ रहे हैं, तो लगभग 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है, बहुत छोटे रहते हैं। पुराने ज़माने में क्या मतलब, मैं जब एग्ज़ाम देता था उस समय में, अभी आपने जो पेपर देखा होगा उसमें एक नक्शा रहता है भारत का। पुराने टाइम में बड़ा इजी आता था, क्योंकि उस भारत के नक्शे में नक्शा बना हुआ है, तो उसमें नदियां भी दे देते थे, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता था साइड ढूंढना। ठीक है, रवि पे है, बैस पे है या इंदस पे है, कहाँ है। पहाड़ दिए होते थे और प्लस ज्योग्राफिकली पॉलिटिकली उसको डिवाइड किया गया होता था, हर तरीके से उसको डिवाइड करने की कोशिश करते थे। यूपीएससी ने सब हटा दिया, अब एकदम नंगा फोटो दे देते हैं वो भारत का कि ये है भारत, डायरेक्ट बताओ कि कहाँ है। मदद के नाम पे पता है क्या देते हैं वो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड देते हैं, अक्षांश, बोले इसी से ढूंढो अब जो ढूंढना है। ठीक है, तो ये हो रहा है, मुश्किल बढ़ती जा रही है, बट स्टिल हम क्या करेंगे, जितने भी लेक्चर हम पढ़ेंगे ना, इस 50 नंबर को भी डिस्कस करते करते पढ़ेंगे। मतलब हर लेक्चर में कोई साइट आएगी तो हम उसको तुरंत आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ये भी ध्यान रखना, पूरे जितने भी आज तक पेपर हुए हैं यूपीएससी ऑप्शनल हिस्ट्री के, 200 साइटें ही पूछी गई हैं हमेशा, 200 से बाहर कभी कोई गया ही नहीं। तो हम कोशिश करेंगे हर लेक्चर में 15-20 15-20 15-20 15-20 डिस्कस कर लें, और ले दे के हम 300-400 डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको अंत में आइडेंटिफिकेशन में मदद मिल जाए। मार्किंग सिस्टम बहुत अजीब सा रहता है इनका। आपने एक चीज को आइडेंटिफाई कर दिया कि हाँ जो नाम लिखा है वो यहाँ है और उसका नाम ये है, आइडेंटिफाई हो गया, तो उसके सिर्फ आधे नंबर मिलते हैं, 0.5। उसके बाद एक और चीज लिखी रहती है, इसके बारे में 2 लाइनें, 2 शब्द भी कहें, ठीक है, उसके मिलते हैं 2 नंबर, जो बहुत आसान काम है। जब आपने ढूंढ ही लिया है तो उसमें 2 लाइन लिखने में क्या जाता है। ओके, इस तरीके से जब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे उन चीजों को, जब हम 200 चीजें पढ़ चुके होंगे तो लगभग 50 में से आप मान के चलिए 50 मार्क्स में से लगभग 35 to 40 इजी काम हो जाएगा, 35 से 40। ओके, 2013-14 में तो ये क्वेश्चन 60 नंबर का होता था, तो 50 लेके आते थे लोग, प्लस मदद भी बहुत होती थी। हाँ, नंबर भी देते हैं, नंबर देते हैं ना, तो 1 जब उसके आंसर लिखते हैं तो उसका नंबर भी लिखना पड़ता था। नहीं, आपको अलग से ये मिलेगा एक नक्शा जो आपको उसमें लगाना पड़ेगा आंसर शीट में। स्कूल में करते थे ना, बस वही है। उन नक्शे में जो नंबर लिखे और आंसर लिखेंगे उसका नंबर लिखना पड़ेगा, और अगर आगे पीछे हो गए तो आगे पीछे थोड़ा ना करना है, अब सीरीज में चलना चाहिए, उसको परेशान नहीं करना है तो कि आगे पीछे कर दिया, वो सड़ गया ना तो बहुत जैसे 8 नंबर पहले लिख दिया, 5 नंबर बाद में लिख दिया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सीरीज मैं कोशिश करो कि सीरीज में ही रहो, नहीं तो कर सकते हो, छेड़छाड़ करनी हो तो फिर फ्री हो आप तो, पर बाकी सीरीज में ही चलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, चलिए अब सेक्शन ए में क्या क्या पूछा जाता है वो लिख लो। सेक्शन ए हिस्ट्री ऑप्शन पेपर 1 सेक्शन ए। सेक्शन ए में पहला आपने लिखा सोर्सेस, स्रोत।
ओके, सोर्सेज हमने सारे डिस्कस कर लिए, लेकिन हमने कहाँ से डिस्कस किए? कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के डिस्कस किए, यानी प्राचीन समय के डिस्कस किए। क्या हमने मध्यकालीन के स्रोत डिस्कस किए अभी तक? तो वो नहीं किया, तो वो भी पूछे जाते हैं। तो सोर्सेज कहाँ से कहाँ तक पूछे जाते हैं वो लिख लीजिए। फ्रॉम एंशिएंट टू मिडीवियल, प्राचीन से मध्यकालीन तक। मध्यकालीन में कौन से स्रोत होंगे? प्राचीन में तो शिलालेख हो जाते हैं, मध्यकालीन में कौन से आ जाएंगे? अरे दरबार होते थे, दरबारों में जो लिखा जाता था, पुस्तकें लिखी जाती थी, उन्हीं को डिस्कस करना है। ओके, तो जहां एंशिएंट लिखा है वहां पे लिख लेना कंटेम्प्रेरी राइटिंग, प्राचीन लेख, कंटेम्प्रेरी राइटिंग, प्राचीन लेख। और जहां आपने मेडिवल लिखा है, मध्यकाल लिखा है, वहां पर लिख लीजिए ना कोर्ट राइटिंग, दरबारों के लेख, दरबारों में लेख। तो इसमें से एक तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। हमारा कौन सा काम बचा है? मेडिवल वाला। तो हम जब भी मेडिवल स्टार्ट करेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज एंशिएंट इंडिया में कौन सी पूछी जाती है? सेक्शन ए के अंदर प्राचीन भारत में दूसरी चीज लिखिए, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, प्रागैतिहास और आद्य इतिहास। प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, प्रागैतिहास और आद्य इतिहास, ये पूछा जाएगा। हिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी सेक्शन ए में, ये दो चीजें पूछी जाएंगी। तो प्री और प्रोटो में फर्क अपन को पता है। प्री का मतलब ना स्क्रिप्ट, ना लैंग्वेज, ना कुछ। तो हमको कैसे पता चलता है? बस हथियार मिल गए और हमने अनुमान लगाया कि ये इस तरीके से खोदते होंगे, इनका बातचीत करने का तरीका ऐसा होता होगा, सब मनगढ़ंत, मन से हम बताते हैं। प्रोटो में लिपि मिल गई, जैसे प्रोटो में कौन आना चाहिए? सिंधु घाटी सभ्यता। स्क्रिप्ट है लेकिन उसके बारे में जानकारी डेसिफर्ड नहीं है। ओके, तो ये सब पूछा जाता है। चलिए, अब इसके अलावा अगली चीज लिखिए। देखो, मैं आपको इसके बारे में एक चीज बताना भूल गया हूं। इसमें समस्या कहां आएगी सबसे ज्यादा? भारत का नक्शा है और आपको 50 नंबर लेकर आने हैं, 20 स्पॉट आइडेंटिफाई करके, जिसमें हर एक में दो तीन तीन लाइन की भी जरूरत नहीं होती। आप एक शब्द या एक दो तीन चार शब्द मिला के भी लिख सकते हो, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एक स्पॉट, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है कहां होती है? दक्षिण भारत में। एक तो दक्षिण भारत बहुत छोटा हो जाता है और जगह जो है वो इतनी ज्यादा होंगी, विशेष तौर पर मेगालिथ की, महापाषाण युग की, जब आयरन वगैरह का इस्तेमाल शुरू हुआ था, लोह युग आना स्टार्ट हुआ था। पहले तो कहां से आएगा? ताम्र युग। उसके बाद क्या आता है? मीजोलिथिक। तो मीजोलिथिक एज को कहीं ना कहीं संगम वगैरह एज से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लोहे वगैरह की स्टार्टिंग करी गई थी, वैसा कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी सब लिखवा दूंगा मैं कि कैसे कैसे बन रहा है वो पैटर्न। कर्नाटक क्षेत्र अगर आया या दक्षिण भारत का कोई क्षेत्र आया तो वहां पर चीजें आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नाम से पता लगा सकते हैं कि दक्षिण में है, लेकिन असल में कहां है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम, उत्तर में आओ तो कहां होगी? उत्तर में तो आप ठीक है फिर भी बता भी सकते हो, लेकिन उत्तर में पता है क्या प्रॉब्लम है? अगर गंगा के मैदानों के इलाकों का अगर कोई साइट पूछ ली तो गंगा के मैदानों में इलाकों में जो साइट है वो बड़ी पास में, तो वो दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है। एक साइट, अगर ये साइट पूछी है और आप जवाब इसके पास वाली साइड वाला लिख रहे हो तो क्या होगा? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, क्योंकि दोनों साइड क्या हैं? बहुत ही पास हैं। ओके, फॉर इंस्टेंस अगर मथुरा की बात हो रही है तो मथुरा के पास में इलाहाबाद भी हो सकता है, ठीक है, या वाराणसी हो सकता है, बनारस हो सकता है। कितने पास हो गए ये? अब वहां तो केवल एक डॉट दे रखा है। अब आपने बनारस की जगह मथुरा समझ लिया, उसे इलाहाबाद समझ लिया, वाराणसी समझ लिया, और उसके हिसाब से फिर आपने बोलना शुरू किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अंडरस्टूड रहेगा। ओके, तो थोड़ी एक प्रॉब्लम तो हो गई दक्षिण भारत में नामों की वजह से परेशानी, और उत्तर भारत में प्रॉब्लम क्या रहेगी? साइट्स बहुत पास में। ये दो समस्याएं रहेंगी, तो इनको भी अच्छे से अपन डील कर लेंगे, एक एक करके समझेंगे। हर लेक्चर में 20-20 साइट्स हम देखते चले जाएंगे जितनी भी हो सकेंगी। इसके बाद क्या होता है इस पेपर में? ये तो हो गया पहला क्वेश्चन 50 नंबर का। उसके बाद कहां तक चलेगा? सेक्शन ए में क्वेश्चन 4 तक। आपको पहले ही रिपोर्टिंग में, वो पहले ही नोटिफिकेशन में बताया जा चुका होता है कि पहला और 5वां करना जरूरी है। उसके अलावा कोई तीन मतलब ऐसा कि इसमें पूरे प्रश्न पत्र में सेक्शन ए से कोई एक आए, वो कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन हो गया मैप का,
फिर सेकंड क्वेश्चन जो बचेंगे, अब आपको कितने करने नक्शे के बाद 9 क्वेश्चन करने कुल मिला के, ये याद रखना। 9 क्वेश्चन का मतलब क्या, सेकंड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आएंगे, थर्ड में भी 3 क्वेश्चन आएंगे, फोर्थ में 3 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे चलेगा, आपका सेक्शन है खत्म हो जाएगा। इसके बाद में रूल्स में बोला जाएगा कि इस ए सेक्शन के अंदर 2 से 4 में कोई एक करना कंपलसरी है, 2 भी कर सकते हो, 3 नहीं कर सकते। अदरवाइज बी सेक्शन में केवल क्या कर पाओगे, 5वें नंबर का क्वेश्चन कर पाओगे। तो वहां भी बोला जाएगा कि यहां भी कोई एक करना जरूरी है, तो आप कोई एक यहां चुन लो, सेम टू सेम सेक्शन बी में भी कोई एक चुन लो। अब आपके पास फ्री विल रहेगा कि 3 या 4 चुनूं या 7 या 8 चुनूं, एकदम फ्री विल रहेगा, तो उसमें आप फिर कोई भी चुन सकते हो। कुल मिला के 8 क्वेश्चन हैं, पूछे जाने हैं, जिसमें से 5 प्रश्नों का जवाब आपको देना है, जिसमें से 2 कंपलसरी हैं और 3 आपको अपनी मर्जी से चुनने हैं, जिसमें से एक दोनों सेक्शन से होने चाहिए। एकदम जटिल बना देता है वो। ओके, तो वो पढ़ के भी फेल हो जाते हैं लोग बहुत सी बार, तो ये चलता है। अब प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है वो लिख लीजिए। सबसे पहले एक हेडिंग बना लीजिए, हेडिंग नहीं, आप ये तो आपने लिख ही लिया, लाइन से सारे वाक्य लिख लो। सबसे पहले लिखो पैलियोलिथिक पूरा पाषाण, पैलियोलिथिक पूरा पाषाण। उसके सामने लिखो मीजोलिथिक मध्य पाषाण। उसके सामने लिखो नियोलिथिक नवपाषाण। उसके सामने लिखो चैल्कोलिथिक कांस्य युग, चैल्कोलिथिक कांस्य युग। और उसके सामने लिखिए मेगालिथिक महापाषाण। एक ही लाइन में लिखना था। अब सिंधु घाटी सभ्यता किसमें आनी चाहिए, या फिर ये जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे पहले से लेकर चौथे तक, ये क्वेश्चंस किस पे डिपेंड रहेंगे। पहला तो हमने लिख लिया प्राचीन, ठीक है। अब अपन एक एक करके टाइप्स लिखेंगे क्वेश्चन के। ये जो चैल्कोलिथिक लिखा है ना कांस्य, उसमें आप छोटा सा लिख लेना IVC, सिंधु घाटी सभ्यता। कांस्य में ही है, क्योंकि क्या लोहे का ज्ञान था उन्हें, नहीं था, केवल तांबे का इस्तेमाल किया जाता। तो तांबे से हथियार बन सकते हैं, नहीं बन सकते, क्योंकि तांबा बहुत सॉफ्ट होता है, लूज होता है। चैल्कोलिथिक के सामने क्या लिखा आपने, मेगालिथिक लिखा, यानी महापाषाण लिखा, ठीक। महापाषाण और चैल्कोलिथिक यानी कांस्य, कॉमा लगा के नहीं, इज इक्वल टू लिखा लगा के रखो। अभी समझाता हूं। कांस्य के आगे क्या है, महापाषाण, दोनों के बीच में इज इक्वल टू का साइन। अभी समझ में आएगा कि क्या कर रहे हो आप अभी, ठीक। इतना हो गया। अब अपन लिखते हैं क्वेश्चन के टाइप्स कितने आते हैं। कुल मिला के आपको क्वेश्चंस के प्रकार जो मिलेंगे वो 12 प्रकार मिलेंगे। टाइप 1 क्वेश्चन नंबर टाइप 1, प्रश्न का प्रकार 1। और हम भी इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। पहले प्रकार में लिखो पैलियोलिथिक मीजोलिथिक, पूरा पाषाण मध्य पाषाण। अब आप ये सोचो कि पूरा पाषाण और मध्य पाषाण होता क्या था, कुछ पता है आपको? पूरा पाषाण और मध्य पाषाण क्या था? पूरा पाषाण का मतलब क्या होता है उसी के नीचे लिख लेना, 70,000 से 12,000 वर्ष पूर्व, 70,000 से 12,000 BC, 70,000 to 12,000 BC। क्या आपको लगता है इस वक्त खेती होती होगी? बिल्कुल नहीं होती होगी। तो क्या होता था? हंटर एंड गैदरर, शिकार करना है और कुछ भी नहीं, संग्रह का भी टाइम नहीं था, खाओ डकारो सुबह वापस शिकार पे चलेंगे। ओके, फिर उसके बाद कौन सा समय आया? मीजोलिथिक। तो मीजोलिथिक में समय लिखो 10,000 से 8.5। कंफ्यूज मत होना कि ये 12,000 से 10 का गैप का क्या हुआ। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि गैप इसलिए देना पड़ा क्योंकि इस गैप में कुछ मिला ही नहीं, ठीक है। तो बदलाव का ये गैप है एक, राइट। यहां पर क्या हुआ होगा? यहां पे भी खेती नहीं आई है। यहां पर अब क्या होने लगा है? शिकार भी हो रहा है और भंडार भी कर रहे हैं शिकार का।
कि कल के लिए रखते हैं। तो आप लिख लेना फूड स्टोरेज। शिकार तो हो गया है, अब इसका भंडार किया जा रहा है। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या क्वेश्चन पूछ लेगा यूपीएससी ऑप्शनल में इससे जुड़ा हुआ? 2-4 ही पूछ सकता है। जीवन जीने, कैसे जीवन जीते थे, और गुफाओं में पेंटिंग कैसे करते थे, बस। तो क्वेश्चन का लेवल लिख लो, लाइफस्टाइल एंड वॉल पेंटिंग्स। जीवन का स्तर, पेंटिंग एंड साइट्स, और कहां रहते थे, साइट। बस यही है, इससे ऊपर कोई जाने वाला ही नहीं है पीएससी के अंदर। ठीक है, तो अगर आपके सामने पहली और मीजो का आया तो ये 2-3 चीजें आपसे पूछ ली जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना। और ये सारा सेक्शन सिर्फ 1 से 4 तक डिस्कस कर रहे हैं आज अपन, सिर्फ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, पैटर्न रीड करना आसान हो जाएगा। आगे जब हम काम करेंगे तो हमें पता रहेगा कि उत्तर में हमें लिखना क्या क्या है, ये वही लिख रहे हैं हम। दूसरी चीज, आगे बढ़ते हैं अब इससे, तो क्या आ जाएगा, नवपाषाण। तो अगले सेकंड पॉइंट, सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो रहेगा नियोलिथिक, नवपाषाण, नियोलिथिक। नियोलिथिक का समय लिख लीजिएगा 8000 से 1800 बीसी, 8000 से 1800 बीसी। आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मीजो में तो हमने 8.5 लिखा और यहां पर नियो में हम 8 क्यों लिख रहे हैं। अरे हर सभ्यता अपने अपने समय में चल रही है। उसी टाइम पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पक्के मकान भी बनने लग जाएंगे, और उसी टाइम ऐसे लोग हैं जो अभी भी शिकारी, संग्राहक और जंगली जैसे हैं। आज देख लो ना, सेंटिनलीज आइलैंड चले जाओ, वहां की सभ्यता क्या चल रही है। वो 40-50 लोग क्या करते हैं अंडमान में, वो वैसे ही जीते जैसे 50,000 साल जीते थे। तो वो तो एक तरीके से पेलियोलिथिक एज में जी रहे हैं आज भी। तो आज भी वो समय उनके लिए चल रहा है, लेकिन हमारे लिए सिविलाइज्ड हो चुका है। इसीलिए ये डेट आगे पीछे होती है। हम क्या सोचने की कोशिश करते हैं, नहीं ये खत्म, नया यहां से शुरू, ऐसा नहीं होता है। तो फ्री रहना उसमें भी। ओके, यहां पे भी क्या होगा, लिख लो, लाइफस्टाइल या लाइफ वे एंड पेंटिंग्स। जीवन जीने का स्तर पूछ लेते हैं, पेंटिंग वगैरह पूछ लेते हैं, और क्या हो सकता है अब यहां पे, खेत शुरू, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, कृषि। क्या यहां पे और कुछ होगा शुरू, जानवर पालना भी तो शुरू होगा, पशुपालन, हर्ड एनिमल या एनिमल ब्रीडिंग। क्या यहां पे परमानेंट गांव बनना शुरू भी हो जाएंगे, छोटे छोटे गांव बनने लगे तो उस पर पूछ सकते हैं, परमानेंट विलेजेस, स्थायी गांव। तो शायद पहले वाले पॉइंट में स्थायी तो कुछ होता नहीं था, इसलिए पूछेंगे भी नहीं ऐसा कुछ, तो यहां पूछने लग जाएंगे। ठीक है, अभी नहीं, अभी अपन जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि आईवीसी भी इसी सेक्शन के अंदर अलग से रहेगा पूरा। ओके, तो भंडारण तो होना ही है ना, अब अनाज बनेगा तो भंडार तो करना ही पड़ेगा, वो कॉमन सेंस रहेगा। भंडारण का पूछेंगे ना तो ऐसी जगह का पूछेंगे जहां होता नहीं था। ठीक है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट में लिखो, नियो प्लस चैल्कोलिथिक, नव एवं कांस्य युग, नवपाषाण एवं कांस्य युग, नियो प्लस चैल्कोलिथिक। ये भी एक युग है जिसमें दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। नियोलिथिक में क्या होगा, किस चीज का इस्तेमाल होता है, पत्थरों का। लिथ का मतलब क्या होता है, पत्थर। ठीक है, पत्थरों का इस्तेमाल। लेकिन चैल्को का मतलब क्या होता है, कांस्य, कॉपर, कॉपर का इस्तेमाल। दैट मीन्स ये युग में क्या होने वाला है, दोनों का यूज, पत्थर का भी और तांबे का भी। ठीक है, तो लिखिए, स्टोन एंड कॉपर यूज्ड, पत्थर और तांबे का इस्तेमाल। पीपल नॉट ओनली यूज स्टोन्स, लोग केवल पत्थर का इस्तेमाल नहीं करते थे। पीपल नॉट ओनली यूज स्टोन्स, लोग केवल पत्थर का इस्तेमाल नहीं करते थे, बट ऑल्सो कॉपर, किंतु तांबे का भी। अब इनकी भी साइट्स होंगी जहां पता लगा होगा कि यहां पत्थर भी मिला और यहां तांबा भी मिला। जितनी भी साइट्स हैं मैक्सिमम नियो और चैल्कोलिथिक की, वहां पर सबसे ज्यादा तांबा मिला है, पत्थर कम मिले हैं।
तो ऐसे नियोचैल्कोलिथिक साइटें जहां पर पत्थर मिले हैं वो कम है, और जहां तांबा मिले हैं वो सबसे ज्यादा है। तो ये भी पॉइंट लिख लेना। मोस्ट साइट्स विच आर नियो, अत्यधिक या ज्यादातर साइट जो नवपाषाण हैं, कॉपर आर फाउंड, वहां तांबा मिला है। एंड इन वेरी लेस, और बहुत कम में, स्टोन्स आर फाउंड, पत्थर मिले हैं। सो इट इज डिफिकल्ट टू मेक डिफरेंस बिटवीन नियो प्लस चैल्कोलिथिक। अतः नव और कांस्य युग में भेद करना मुश्किल है। नव और कांस्य युग में भेद करना मुश्किल है। ओके, तो ऐसी नियोलिथिक साइट्स बहुत कम है जहां स्टोन का यूज हुआ है। कॉपर का यूज वाली ज्यादा नियोलिथिक साइट्स मिली हैं। ठीक है, ज्यादातर साइट में सिर्फ कॉपर भी नहीं, वो जहां कॉपर लिखा ना उसमें प्लस स्टोन भी लिखना, कॉपर और स्टोन दोनों मिले हैं। केवल स्टोन वाली साइट बहुत कम है। अब अगला क्वेश्चन, चौथा पॉइंट, कहां पर एंटर होने वाले हैं? अब अपन नियो को पूरा छोड़ रहे हैं और पूरी तरीके से कहां आ रहे हैं? चैल्कोलिथिक में। चौथा, चैल्कोलिथिक, कांस्य युग। इट हैज नथिंग टू डू विथ नियोलिथिक। यह नवपाषाण से बिल्कुल जुड़ा नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विथ नियोलिथिक, नवपाषाण से जुड़ा नहीं है। एंड ओनली कॉपर इज यूज्ड नाउ, और अब केवल तांबा इस्तेमाल हो रहा है। पत्थर गए। नियोचैल्को बोलूंगा, नवकांस्य बोलूंगा तो पत्थर और तांबा आएगा। अब समय आगे बढ़ चुका है, पत्थर छोड़ दिए हैं, अब पूरी तरीके से चैल्कोलिथिक हो गए हैं, पूरा तांबा इस्तेमाल हो रहा है। साइट्स कहां मिलेंगी आपको? ये ज्यादातर गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, ये मेन साइट रहेंगी चैल्को की। गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। ठीक है, आपने वो कल्चर सुना होगा, संस्कृति, मालवा संस्कृति, तो वो संस्कृति किससे जुड़ती है? ये कांस्य युग से ही जुड़ती है। एग्जाम्पल भी लिख लो, मालवा कल्चर, मालवा संस्कृति, दाइमा संस्कृति, इनाम गांव, प्रकाश जोरवे, इनाम गांव, कौमा प्रकाश, कौमा जोरवे। ठीक है, ये सब कल्चर हैं, ये इस समय के कल्चर हैं, इनको भी कवर करेंगे। अब यहां पर क्या पूछ लिया जाएगा? सोचो, क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो यहां पर क्या पूछेंगे? यहाँ पेंटिंग वेंटिंग तो नहीं आने वाली। अब गुफाओं तो अब तो नहीं पूछेंगे। हाँ बिल्कुल, लिख लो क्या क्या पूछेंगे, सब लिख लो। पहले तो अर्थव्यवस्था पूछने लग जाएंगे, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। दूसरा, अब कृषि इतनी ज्यादा हो जाएगी कि बहुत ज्यादा भंडार होगा, उसको हम क्या कहते हैं? अधिशेष, सरप्लस। तो सरप्लस प्रोडक्शन, अधिशेष उत्पादन पूछ लेंगे आपसे। और क्या पूछ सकते हैं? आपने बताया ना वो राजनीतिक ढांचा क्या रहा होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, राजनीतिक ढांचा। ठीक है, ये सब होने के बाद अब क्या डिस्कस होता है? सिंधु घाटी सभ्यता डिस्कस होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पर ये भी ध्यान रखना, चैल्कोलिथिक के दो फेस हैं, चैल्कोलिथिक 1, चैल्कोलिथिक 2, और इनके बीच में आईवीसी आ जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात अब अपन अगली करने वाले, लेकिन सिंधु सभ्यता के ठीक बाद वापस क्या शुरू हो जाएगा? चैल्कोलिथिक फेज 2, उसका चरण 2, फिर से तांबे पे आ जाएंगे। अगला पॉइंट लिखिए, आईवीसी। अब सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5th, आप अपने तरीके से नंबर अरेंज कर लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं तो बस ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन कहां कहां पूछेंगे आपसे। ये फिक्स है, ये क्वेश्चन आना ही है, डन है ये। ठीक है, आईवीसी में क्या क्या पूछ लिया जाएगा? डेट, तारीखें। और क्या पूछ सकते हैं? उद्गम, ओरिजिन। और क्या पूछ सकते हैं? कहां तक फैले थे, एक्सटेंट, क्षेत्र। और बताओ, चरित्र,
आभूषण, कैरेक्टरिस्टिक्स, चरित्र क्या था लोगों का, व्यवहार कैसा था लोगों का, और वापस खत्म कैसे हुए, डिक्लाइन, समाप्ति, तो वो भी लिखो, डिक्लाइन, समाप्ति। बहुत सारी थ्योरीज है ना समाप्ति की, एक आर्यन इन्वेजन है, मौसम वाली थ्योरी है, रेगिस्तान वाली थ्योरी है, गंगा की तरफ आने वाली थ्योरी है, आर्यन के भगाए जाने की थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरी है, वो सब पूछ लेते हैं। जिंदा कैसे रहते थे, सर्वाइवल, जिंदा रहना, और क्या, अभी आपने क्या बोला था, वो ज्वेलरी नहीं, आर्ट्स एंड कल्चर लिख लो, उसमें सब आ जाएगा, कला एवं संस्कृति, आर्ट्स एंड कल्चर, ठीक है। लैंग्वेज नहीं पूछेंगे क्योंकि पता ही नहीं कुछ, तो कोई नहीं पूछता, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑल ओवर पूछी जाती हैं, बेसिक चीजें कोई नहीं पूछने वाला, कोई पूछेगा नहीं कि सड़कें कैसी थी तो अपन लिखेंगे 90 डिग्री कोण की थी, कोई नहीं पूछने वाला। वो ऐसी चीज पूछेंगे जो आपको नहीं पता हो, स्नानागार थे क्या, पता है स्नानागार थे, ठीक है, वो उनका पूरा डिमेंशन अपन रट के जाएंगे, कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आईवीसी, और आपके भाग ए का, पहले पेपर के भाग ए का मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंधु घाटी से प्यार है एग्जामिनर को, प्रश्न बनाता ही बनाता है वो, ठीक है। अब वो मैंने बता दिया ना, बेसिक अर्बन प्लानिंग नहीं पूछेंगे, 90 डिग्री कोण, टॉयलेट होते थे, सड़क पक्की होती थी, वो भट्टी में पकती थी ईंटें, कोई नहीं पूछेगा, भूल जाओ, हो गया वो काम, वो सब बेसिक बनाने, बेस बनाने का काम था उन सब का, अब खत्म, कुछ नहीं पूछने वाले ये सब, स्पेसिफिकेशन ध्यान रखना बस। तीन साल पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो अर्थव्यवस्था थी वो सेल्फ रिलायंट क्यों थी, ठीक है, आत्मनिर्भर क्यों थी वो तो पता, क्यों थी, अब वो बोलो, उसको समझाने के लिए अलग दिमाग लगाओ बहुत सारा कि क्यों रही होगी। तो ये आईवीसी पूछेंगे। फिर अब आईवीसी से आगे निकलो, अब क्या आएगा, फेज 2 नहीं, अरे मेगालिथिक आएगा अब तो, फेज 2 तो ठीक है, उसको अपन थोड़ा सा डिनाई कर देते हैं, अपन अब डायरेक्ट आते हैं मेगालिथिक में। आप ये जो लिख रहे हो ना, ये असल में केवल प्रश्न के बारे में नहीं लिख रहे हो, आप सीरीज भी लिख रहे हो, इंडिया ऐसे बड़ा आगे। आईवीसी के बाद अब क्या आएगा, लिखिए मेगालिथिक। मेगालिथिक को हिंदी में क्या बोला था मैंने, महापाषाण। तो इसके बारे में लिख लो, महापाषाण मतलब फिर से कहां चले गए, पत्थरों में लोग। आईवीसी ही था जिन्होंने ईंटें मीटे सब बनाई थी, इसके बाद का भी एक समय ऐसा है जिसमें फिर से लोग बड़े बड़े वो पत्थर उसके घर बनाना शुरू कर दिया। दक्षिण भारत मेन है इसमें, क्योंकि उत्तर भारत में तो आईवीसी के लोग आ रहे हैं, तो महापाषाण कहाँ चलेगा, उत्तर में नहीं, दक्षिण में। तो लिखो रिलेटेड विद साउथ इंडिया, दक्षिण भारत से जुड़ा है, और आपको मेगालिथ के बारे में किताबों में कोई डिटेल नहीं मिलेगी, कहीं भी सर्च कर लीजिए, मेगालिथ के बारे में कोई डिटेल्स नहीं है, वो आप सब यहां पर पढ़ेंगे, वो पूरा काम मुझ पे रहेगा कि मुझे कैसे पढ़ाना है। ओके, लिख लो इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेस्टोरल एंड फार्मिंग कल्चर, कृषि एवं पेस्टोरल संस्कृति की जानकारी, पेस्टोरल यानी चरवाहे, चरवाहा संस्कृति की जानकारी, आउटसाइड आईवीसी डेवलपमेंट, सिंधु घाटी विकास के बाहर की, आउटसाइड आईवीसी डेवलपमेंट, सिंधु घाटी सभ्यता के बाहर की। हमने बोल दिया सिंधु घाटी सभ्यता, तो क्या पूरी दुनिया सिंधु घाटी सभ्यता हो गई थी, नहीं ना। उसी समय लोग ईंटों के घर में ना रहकर, नालियों ना बनाकर, स्विमिंग पूल ना बनाकर, जंगली जैसे ही रह रहे थे, वो है मेगालिथिक। ओके, तो वहां पर खेती होती थी, डेवलपमेंट भी होता था, लेकिन ये सब कहां हो रहा है, सिंधु घाटी के बाहर हो रहा है, यानी दक्षिण भारत में हो रहा है। क्राफ्ट, पॉटरी, आयरन इंडस्ट्री, कला, मिट्टी के बर्तन और लोह युग, लोहे का आगमन, आयरन इंडस्ट्री। सो दैट मीन्स मेगालिथिक
ना तो बहुत आगे ना बहुत पीछे है। एक तरफ तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से क्या हो रही है, साथ साथ चल रही है और पीछे भी है, लेकिन कॉपर छोड़ के कहां पे आ गए हैं, डायरेक्ट लोहे पर। तो अब तो मारकाट शुरू होगी यहाँ तो। सभ्यता कुछ नहीं, सभ्यता तो वहां जहां कॉपर जहां हथियार नहीं बन सकते, जहां हथियार बनेंगे वो सभ्यता भूल जाते हैं। तो इसीलिए पत्थरों में रहे ये लोग। बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैं भी इसको कोशिश करूंगा कि 500-600 वर्ड्स में आपको इसको कंपाइल करके दे दूं, ताकि वो सेफ रहे आपके साथ में। मेगालिथ के बाद में अगला क्या होगा, फिर आगे बढ़ो। अब आएंगे आर्य। तो अब लिखिए आर्यन एंड वैदिक पीरियड। आर्य और वैदिक समय, आर्य एंड वैदिक पीरियड, आर्य और वैदिक समय, ये 7वां हो गया। वैदिक समय के 2 भाग कर दीजिए, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक, शुरुआती वैदिक और उत्तर वैदिक। अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक, शुरुआती वैदिक और उत्तर वैदिक। जनरली पहले वाले को शायद ऋग वैदिक काल ही बोल देते हैं, है ना, पर जनरली बोला जाता है वो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। दैट मीन्स इसलिए बोलते हैं 2 पार्ट, क्योंकि पहले में ऋग्वेद बना था और बाकी में फिर सारे वेद बने थे सेकंड वाले पार्ट में, ठीक है। तो वैदिक पीरियड के लिए फिर पूरा एक लेक्चर ले लेंगे हम। बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन से उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो आनन फानन वाला काम नहीं है। एक के बाद एक पूरी सीरीज जमानी पड़ेगी, बॉक्स बनेंगे बहुत सारे। तो हम हर टॉपिक को 4 सेक्शन में डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। 4 सेक्शन क्या, वैदिक काल को अगर पढ़ना है, अब हम 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। वो 4 सेक्शन मैंने पहले भी बता रखे हैं आपको। पहला पॉलिटी, दूसरा इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, तीसरा धर्म, ठीक है। तो इन सब सेक्शंस में हम डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन भी कैसे आएंगे वैदिक में वो लिख लो, डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, 4 भागों में पूछे जाएंगे। डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, 4 भाग में पूछे जाएंगे। पहला पॉलिटी, राजनीति, उस समय की राजनीति क्या थी वो सब पूछेंगे वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल की राजनीति क्या थी, या फिर शुरुआती वैदिक काल की राजनीति क्या थी। दूसरा इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। तीसरा रिलीजन, धर्म। चौथा सोसाइटी, और सोसाइटी के ही अंदर, समाज के ही अंदर क्या आएगा, आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति। समाज के अंदर 2 चीजें आएंगी, कला और संस्कृति, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, 3री शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीति के बारे में बताइए, ठीक है। 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अर्थव्यवस्था कैसी होती थी, या समाज में कौन सी कला और संस्कृति होती थी, बोलो। ऐसे पूछेंगे आपसे। तो हर पार्ट को डिवाइड करना पड़ेगा। प्लस ये भी पूछा जा सकता है, वैदिक काल के समय की अर्थव्यवस्था को महाजनपद काल की अर्थव्यवस्था से कंपेयर कीजिए, या डिफरेंस बताइए, या सेम टू सेम चीज़ें बताइए। वो सारे काम शुरू होंगे, ठीक है। तो आप वैदिक काल को खत्म करते हैं, अगले पॉइंट पे आ जाइए, महाजनपद। महाजनपद, अब महाजनपद शुरू हो जाएगा सीरीज वाइज। समय के हिसाब से भी हम सही चल रहे हैं। महाजनपद, महाजनपद में भी क्या पूछेंगे, वही 4, फिर से लिख लो। पॉलिटी, अब पॉलिटी कैसे बदल जाएगी, वैदिक समय में जो राजनीति होती थी और महाजनपद में जो राजनीति होती थी उसमें बड़ा डिफरेंस क्या है, उधर किनशिप। अब यहां जो राजा होंगे महाजनपद में, वो राजा किसकी वजह से बनेंगे, भगवान की वजह से, ठीक है, ईश्वर। इसीलिए जब हम मौर्य में आते हैं तो हम, आपको क्वेश्चन कभी भी ऑप्शनल में चंद्रगुप्त नहीं पूछेगा कोई, बिंदुसार भी नहीं पूछेगा, अशोक पूछेंगे मेन। अशोक क्यों पूछेंगे, क्योंकि उसने किनशिप को बदल दिया। अशोक के शिलालेख में लिखा था, मैं पिता की तरह हूं और प्रजा मेरी पुत्र की समान है, और प्रजा को वही करना चाहिए जो बच्चे को करना चाहिए, नहीं पिता की बात मानना। तो अशोक किनशिप जो थी भगवान की वजह से मैं हूं, वो हटा दिया था अशोक ने। अशोक ने क्या बोला था, भगवान की वजह से नहीं हूं, मैं पिता हूं प्रजा का। इसलिए अशोक बहुत जरूरी हो जाता है, इसीलिए पूछना पड़ता है। चंद्रगुप्त का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बिंदुसार का कोई क्वेश्चन नहीं है ही क्या उनमें, वो तो बस प्रीलिम्स के लिए बने हुए हैं केवल, ठीक है। लिखो पॉलिटी में क्या आ सकता है, लिख लो, स्टेट सिस्टम, किनशिप, राज व्यवस्था और राजाओं की व्यवस्था, किनशिप एंड स्टेट सिस्टम,
तो आप क्या कर पाओगे अचानक से? क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि महाजनपद को वैदिक काल से कंपेयर करो, तो आप ये कंपेयर कर सकते हो कि महाजनपद काल में राजाओं में किनशिप नहीं होती थी, लेकिन महाजनपद में होती थी। कोई राज्य जैसा नहीं होता था, लेकिन महाजनपद में राज्य जैसी एक व्यवस्था बनना शुरू हो गई थी। बस यही तो करना है, यही तो बोलना है कंपैरिजन में, कोई स्पेशलिटी नहीं लानी अपने आप में। दूसरा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप क्या बोल सकते हो कंपेयर करने के लिए? प्रथम शहरीकरण आईवीसी में हुआ था, महाजनपद में क्या होने वाला है? सेकेंड अर्बनाइजेशन, दूसरा शहरीकरण। तीसरा पॉइंट क्या रहे पूछ लेंगे आपसे महाजनपद में? रिलीजन के बारे में, धर्म। तो धर्म होगा तो आप फिर से कंपेयर कर सकते हो वैदिक से, कंपेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बदला ही होगा वैदिक समय से लेके महाजनपद के बीच में धर्म। चौथा सोसाइटी, समाज। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है समाज, महाजनपद समय का समाज क्या? अब क्या होगा? अब वैदिक काल तो गया, अब बनेगा जाति व्यवस्था। तो समाज में क्या क्या पूछ लिया जाएगा? जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम, ठीक है। वो ऊंची जाति और नीची जाति शुरू हो जाएगी। लोअर लिख लो, लोअर क्लासेस, कॉमा, लाइफ ऑफ फार्मर, किसान का जीवन, लाइफ ऑफ वुमन, महिला की स्थिति, महाजनपद काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, वो लाइफ ऑफ वुमन। और फिर लिख लो आर्ट एंड कल्चर। अब मुझे बताओ कुछ बचा पूछने लायक महाजनपद से? कुछ भी नहीं बचा, सारा इसी में आ गया। ये चीजें पूछ लेंगे महाजनपद एरा की थोड़ी बहुत, ठीक है। एंड सिंस हमने समाज में लिखा है क्या कि वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन वो इंटरकनेक्ट भी कर सकते हो आप धर्म से। अब आप फ्री हो गए। अब धर्म और समाज मिल रहा है तो आप इंटरकनेक्ट करोगे अर्थव्यवस्था से, वो मिला तो राजनीति क्लियर हो जाएगी। ओके, सब इंटरकनेक्ट होंगे, इंटरलिंक्ड रहेंगे एक दूसरे से पूरा, ठीक है। चलिए महाजनपद को खत्म कीजिए, अब आ जाइए डायरेक्ट मौर्य, मौर्यंस। 9th पॉइंट, मौर्यंस। अब लोगों का ये कहना रहता है कि बहुत बड़ा इतिहास रहता है मौर्यंस का। मेरे हिसाब से इतिहास भले ही मौर्यंस का बड़ा होता है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ तक पूछेंगे उस मामले में मौर्यन बहुत छोटे हो जाते हैं। क्योंकि अभी जस्ट मैंने क्या बताया, किसके बारे में पूछेंगे मौर्य में? अशोक। अशोक के बारे में ही पूछना है उनको हर बार। बिंदुसार, चंद्रगुप्त, बृहदत्त कुछ नहीं आने वाला, अशोक फिक्स रहेगा। कारण क्या है? अशोक के बारे में पूछेंगे तो किनशिप को साइड कर दिया था कि देवताओं की वजह से मैं नहीं हूं, मैं एक पिता समान हूं। ओके, मैं देवता नहीं हूं, पिता समान हूं, प्रजा जो है वो संतान है हमारी, बस ये था। तो किनशिप पॉलिसी डिफर कर दी थी, लेकिन किनशिप पॉलिसी डिफर्ड बाय अशोका। राजा बनने का अधिकार अशोक द्वारा बदला गया। किनशिप पॉलिसी डिफर्ड बाय अशोक। राजा बनने का अधिकार अशोक द्वारा बदला गया। नो डिवाइन रूल, भगवान की आज्ञा से नहीं। नो डिवाइन रूल, भगवान की आज्ञा से नहीं, बट एज ए गार्जियन, किंतु पिता समान है। बट एज ए गार्जियन, किंतु पिता समान है। सेम आइडिया धम्म में भी लगाओ। धम्म क्यों फैलाया? मैं पिता हूं तो मैं जैसा बोलूंगा वैसे बच्चों को करना पड़ेगा। तो धम्म यानी कि जब वो बुद्धिज्म में आया और बुद्ध धर्म अशोक ने पूरे इंडिया में फैलाया, बाहर भी फैलाया, उसके पीछे भी यही कॉन्सेप्ट है किनशिप का, ठीक है। तो ये होता है। प्लस और क्या पूछ सकते हैं और बताओ? नहीं, कोई नहीं पूछेगा। अर्थशास्त्र एक अलग ही फील्ड है इकोनॉमिक्स की, वो पूछ सकते हैं। बट वो पूछा जा सकता है मौर्य की जो व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत थी या अकेंद्रीकृत थी, उसके बारे में चर्चा कीजिए। थी तो क्या थी? ओके, तो हमें पता है सेंट्रलाइज थी पूरी तरीके से। केंद्रीकृत तो लिख लो, सेंट्रलाइज सिस्टम, केंद्रीकृत व्यवस्था, ये भी पूछा जा सकता है। और आखिरी में क्या पूछ लेंगे आपसे? डिक्लाइन, अंत कैसे हुआ, मौर्य का अंत कैसे हुआ, ठीक है। इवन मौर्यंस खुद कहते थे कि हम महाजनपद से ही आए हैं, हम महाजनपद में जो अलग अलग जन होते थे उनमें से ही किसी एक का वंश है हम, ऐसा उनका कहना था।
चलो अब ये हो गया खत्म। अब बहुत बड़ा एरिया आने वाला है, पोस्ट मौर्यन पीरियड, गुप्ता और मौर्य के बीच वाला समय। तो लिखो पोस्ट मौर्यन पीरियड, उत्तर मौर्य काल, पोस्ट मौर्यन पीरियड, उत्तर मौर्य काल। ये लेंदी है, इसमें आपसे क्या क्या पूछ लेंगे, हमने बहुत बार डिस्कस करा। कितने डायनेस्टी रहेंगी? 7। इंडो ग्रीक 4 बाहर की रहेंगी और 3 यहाँ की। बाहर की कौन सी 4 रहेंगी वो लिख लो, उनके बारे में पूछेंगे। तो इंडो ग्रीक, हिंदू यूनान, शाका, शाका के बाद लिख लो कुषाण, पार्थियन मत लिखना, पार्थियन मत लिखना, नहीं पूछते हैं, कोई असर ही नहीं है ना यहाँ पे इंडिया में, तो क्वेश्चन भी नहीं बनता है। हल्की फुल्की चीजों पे आप 10 नंबर में 250 वर्ड्स कैसे लिख पाओगे? तो मेन चीजें ही पूछी जाती हैं। और इन सब में भी सबसे मेन कुषाण में एक कनिष्क नाम का एक राजा आया था, उस पर क्वेश्चन बनता है, तो वो स्पेशली लिख लेना, क्वेश्चन अबाउट कनिष्क, कनिष्क का प्रश्न। ये हो गए। इसके अलावा क्या बचा? वेस्टर्न क्षत्रप सिस्टम, पश्चिमी क्षत्रप व्यवस्था। ये पजिया सब अपने आप को क्या बना लिए, धीरे धीरे हिंदू धर्म में आते, हम क्षत्रिय हैं अब। तो क्षत्रप व्यवस्था क्या थी, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। वेस्टर्न क्षत्रप सिस्टम, पश्चिमी क्षत्रप व्यवस्था। और क्या बचे? अब इंडिया में आ जाओ। मेन इंडियन जो थे, इंडियन डायनेस्टीज, शुंग, शुंग के बाद सब साथ में ही चलेंगी। कण्व, क्या बचा? सातवाहन, सातवाहन। अब जब गुप्त आएगा तो गुप्त क्या कहेंगे कि हम किसके सामंती हैं? सातवाहनों के, हम सातवाहन से आए हैं। तो वो गुप्त क्योंकि एक बहुत बड़ा टेरिटरी एक्वायर कर लेंगे, इसलिए उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा ज्यादा। ओके, हालांकि सातवाहन ने भी कम काम नहीं किया था, आधा से ज्यादा भारत दक्षिण का पूरा कैप्चर किया था अच्छे से। ओके, तो कनिष्क का मेन रहेगा यहाँ पे रोल, सबसे मेन रोल रहेगा। कनिष्क के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब आगे आ जाइए। अब अगला क्या होगा इसके बाद? ये पहले से चौथे क्वेश्चन तक ही चल रहा था काम। और हर पहला तो चलो छोड़ो, 2, 3, 4 ये क्वेश्चन, इन हर क्वेश्चन में कितने करने? 3 करने हैं। 9 क्वेश्चन सॉल्व करने, और ये 9 क्वेश्चन का सिलेबस लिखवा रहे हैं अभी। 11 नंबर पे लिखो, अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन डेक्कन एंड साउथ। दक्कन और दक्षिण में शुरुआती राज्य और समाज। अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन डेक्कन एंड साउथ। दक्कन और दक्षिण में शुरुआती राज्य और समाज। किसकी बात हो रही है अब? संगम लिटरेचर, ब्रैकेट में लिखो संगम साहित्य या संगम सोसाइटी, संगम समाज। बहुत ही छोटा टॉपिक है, लिख लेना, स्मॉल टॉपिक। छोटा टॉपिक क्यों? क्योंकि हमको ज्यादा तो कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, संगम के बारे में। ओके, कम क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब ये रेयर। संगम के बारे में क्या पता है? वो तोल्ला कपियम एटू टो गए, बस हो गया। उसके अलावा आधी किताबें तो गायब हो चुकी हैं। पहले संगम में तो देवी देवता आए थे। हाँ, त्रिपक्षीय युद्ध। हाँ, तो अब चोल, चेर, पांड्य, इनके बारे में पूछ लिया जाएगा, वो भी लिखो। सब इसी के अंदर आने वाले हैं। विजयनगर तो मेडिवल तक चलेगा, मध्यकालीन तक। जब मुगल रहेंगे तब भी विजयनगर रहेगा। ओके, तो वो बहुत बात की बात है, ये यहाँ नहीं आने वाला है, वो उसको दूर रखिए। जो आ रहा है वो लिखवा रहा हूं मैं, लिख लो चोल, चेर, पांड्य। बट इस पे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने कुछ बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया है, इसीलिए तो लिखवा दिया अभी के लिए। ओके, बट स्पेसिफिकली चोल के बारे में बताओ, ऐसा कुछ नहीं आया है अभी तक। ओके, तो हमने तीनों को मिक्स करके उस युद्ध के बारे में डिस्कस करना है। वो तो पूरे फिर दक्षिण के पूछ लेंगे एक साथ में। आप किसी का भी बताओ दक्षिण में, फिर स्पेसिफिकली किसी एक का नहीं पूछने वाले, वो ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, व्यापार के बारे में पूछा जा सकता है, तो इस वक्त इंडो रोमन व्यापार शुरू हो चुका है, तो वो भी लिखो, इंडो रोमन व्यापार। ये पहले लेक्चर में मैंने आपको पूरा समझाया था इंडो रोमन ट्रेड के बारे में, वो किस तरीके से चलता था, ठीक है। ये लोग पूछ लेंगे। अगला लिख लो गुप्ताज। वो सब तो हम स्पेसिफिकली जब पढ़ेंगे ना, तो उन जगहों को पढ़ेंगे।
जैसे वो कृष्णा कावेरी का जो इलाका होता था उस पर बहुत झगड़ा होता था, तो वो जो फिर तो आगे आने वाली जो सभ्यता होंगी जैसे चालुक्य, बादामी चालुक्य, वेंगी चालुक्य, वो भी आपस में झगड़ेंगे एक दूसरे से, अलग चीज है वो। यहाँ का हिस्सा नहीं है, मैं समझा रहा हूँ ना। जो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पूछा जाएगा केवल वही लिख रहे हैं हम, सिर्फ वही, दूसरी चीजें नहीं लिख देना, ठीक है, मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान रखना पड़ेगा। आखिरी जो पूछा जाएगा वो रहेगा गुप्त, गुप्त के बारे में। इसमें लिख लो लेस क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी, राजनीति से कम प्रश्न, मोर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के ज्यादा, मोर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के ज्यादा, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो रहेंगे वो एक महान राजा के रहेंगे, समुद्रगुप्त। लिख लेना वो भी, समुद्रगुप्त, ठीक है, बट स्टिल चांसेस आर लो, मैं इतना नहीं मान रहा हूं। और क्या पूछ सकते हैं, लिख लो इकोनॉमिक चेंजेस, आर्थिक बदलाव क्या रहे, इकोनॉमिक चेंजेस, आर्थिक बदलाव, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, अब सामंती में बनने लग जाएंगे ना, लैंड डोनेशन, भूमिदान, एग्रेरियन रिलेशन, कृषि संबंध, एग्रेरियन रिलेशन, कृषि संबंध, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है, डिस्क्राइब ए कॉमन मैन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, गुप्त समय में एक आम व्यक्ति का जीवन स्थिति बताइए, आपको बताना पड़ेगा इन सब चीजों से रिलेट करते हुए, ओके। प्लस गुप्ता सबसे ज्यादा जाने गए कास्ट सिस्टम के लिए, ठीक है, जाति व्यवस्था, तो वो भी लिख लो, कास्ट सिस्टम इन गुप्ता, गुप्त के समय जाति व्यवस्था। और क्या हो सकता है, हाँ एक और अच्छी चीज हो सकती है, शैक्षणिक संस्था बनने लग गए थे आपके विक्रमशिला और नालंदा, तो वो भी लिख लो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हालांकि ठीक है ये बुद्ध के थे तो बुद्ध भी कवर हो रहा है उस समय का, दोनों इंस्टीट्यूशन, एक था विक्रमशिला और दूसरा नालंदा, वो डॉल्फिन वगैरह का पढ़ा था हमने, विक्रमशिला सेंचुरी है और वहां पर जहाजों को बोला कि भोंगले कम बजाएं ताकि डॉल्फिन डर जाती है, वो सब पढ़ा था हमने, हाँ बिहार, ठीक है। और इसमें तो बहुत ज्यादा कंटेंट है, लिखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं तकनीक, कल्चर, संस्कृति, एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष, संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्य, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में तो आपको आ जाएगा मंदिर सारे, तो उनकी साइट्स देख लेंगे एक एक करके सारी, तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए। गुप्ता पीरियड तो मतलब भंडार है पूरा का पूरा, वो स्वर्णिम युग से शुरू होता है, आपकी हर लाइन वहीं से शुरू होगी, आंसर में अगर गुप्ता आया तो स्वर्णिम युग, ठीक है, वहां से शुरू करना पड़ेगा, तो वो देखेंगे क्या क्या हो सकता है, ठीक। तो ये 12 चीजें पहले से चौथे प्रश्न के बीच में, यानी 9 प्रश्नों में पूछी जाती है, यहां से यहां तक, ओके। अब इसके अलावा भी कुछ बच जाते हैं, अदर क्वेश्चंस, अन्य प्रश्न सब एंशिएंट में ही रहेगा, एंशिएंट और मिडीवियल। अच्छा, सेक्शन ए में प्राचीन भारत हो गया, तो सेक्शन बी में क्या आएगा अब, मध्यकालीन, मिडीवियल। तो ये हमारा अभी डिस्कशन का काम है ही नहीं। पेपर 1 का हिस्ट्री का पेपर 1 का पहला भाग, ये आज मैंने बताया कि आज ये सब पूछते हैं, इतनी सारी चीजें इकट्ठी होती हैं। सातवाहन और चोल के बारे में भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, सातवाहन और चोल को पढ़ना रहता है। ये चेर पांड्य में स्पेसिफिकली क्वेश्चन नहीं आएंगे, चोल और ये सातवाहन। और क्या, यात्री आए हैं बाहर से, ट्रैवलर्स, विदेश यात्री, ट्रैवलर्स। चेंज ऑफ आर्किटेक्चर, समय के साथ कला कैसे बदली, मंदिर का तरीका बदल गया था ना, पहले चट्टान तोड़ के बनाते थे, उसके बाद में फिर ईंटों से बनाने लगे, पत्थर तोड़ के एक जगह ले जाकर बनाने लगे, ऐसा भी चला। अजंता, एलोरा, वो सब इसी के अंदर हम शिफ्ट कर देंगे पूरा का पूरा। तो ये है आपका ऑप्शनल 1 का सेक्शन ए, ओके। सेक्शन बी में अर्ली मेडिवियल पूछा जाएगा, मेडिवियल पूछा जाएगा, वो सब बाद में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए केवल ये सिलेबस, कल से हम स्टार्ट करेंगे इस हेडिंग से, स्टोन एज, ओके।
ये सेक्शन में हर बार लिखवाऊंगा जब भी कुछ नया होगा, ताकि क्लियर रहे कि पढ़ते वक्त क्या ध्यान देना है। ठीक, अब 4:30 बजे टेस्ट, 5 बजे तक